हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। जो आपके कोलबर्ग है, इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। ये हमारे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, दिखने में ये ऐसे हैं। हम इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे बात करी है। तो आज हम इनकी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी देखेंगे। बट थ्योरी को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। पहली बात आती है मोरल रीजनिंग। अब मोरल रीजनिंग क्या होती है? चूज राइट और रॉन्ग पाथ, मस्ट गिव रीजन फॉर दैट। मोरल रीजनिंग में यह कि आप अगर सही रास्ता चुनते हो तो क्यों चुनते हो, और अगर गलत रास्ता भी चुन रहे हो तो क्यों चुन रहे हो, आपको उस चीज का रीजन देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार सिचुएशंस होती है आपको गलत रास्ता भी चुनना पड़ता है, आप सही रास्ते पे भी जा सकते हो, लेकिन आपको रीजन देना है अपनी मोरल रीजनिंग के बेस्ड पे। दूसरा, ये कॉग्निटिव होती है, क्योंकि इसमें आपको थिंकिंग करनी होती है, आपका माइंड चल रहा होता है, लॉजिकली सोचना होता है, रीजनिंग देनी होती है। थर्ड है मैच्योरिटी। जो रीजन है वो ये इन दोनों पे बेस्ड होने चाहिए, यानी कि राइट पाथ क्यों लिया, गलत पाथ क्यों लिया, और अपना प्रॉपर रीजन अप देना है। मैच्योरली सोचना है चीज को कि अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मैं दूसरा भी सोच सकता हूं। तो ये होती है आपकी मोरल रीजनिंग। अब बात आती है मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा का मतलब है, एक डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। अब मोरल डिलेमा का मतलब है कि दुविधा ये है, अगर आप सही रास्ते पे जाते हो तो भी नुकसान है, गलत पे जाते हो तो भी नुकसान है। या सिचुएशन कई बार होती है कि अगर कोई भी एक चीज छोड़ी तो नुकसान होना ही होना है। तो ऐसे कई बार दुविधा आ जाती है, जिसमें कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कहाँ जाए, इधर जाए या उधर जाए। एग्जाम्पल सोचिए कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसी दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड अप करने वाला है पूरे 2 साल की स्टडीज के लिए। तो अब आप अपने एग्जाम हॉल में जाओगे या फिर अपने पापा के पास जाओगे हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी तबीयत जो है बहुत क्रिटिकल है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो ऐसी ये अब जो दुविधा है बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, जिसमें कि एक अच्छा भला इंसान भी समझ नहीं पाता कि वो करे क्या। तो इस टाइप की जो दुविधाएं आती हैं उसे हम कहते हैं मोरल डिलेमास। एंड अपना प्लीज ये मत सोचना कि फादर के लिए ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये जस्ट एक सिचुएशन है आपको समझाने के लिए, जस्ट एक एग्जाम्पल लिया गया है, तो कोई भी दिल से नहीं लगाएगा इस बात को। नेक्स्ट आता है हाइंस। अब जो हाइंस थे उनका एक डिलेमा है। ये एक स्टोरी है जो कि लॉरेंस कोलबर्ग सुनाते हैं कुछ 10 से 16 साल के बच्चों को। ये है हाइंस, और यहाँ पे ये रमराज आके खड़े हुए हैं। तो जो हाइंस है, इसकी बीवी है ये, जो कि बहुत बीमार है, इसको किसी टाइप का कैंसर हो जाता है, और डॉक्टर ने बोला है इसको हम बचा तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही डॉक्टर है जिसके पास ये दवाई है और तुम्हें उससे ये दवाई लानी पड़ेगी। अब ये उसके पास गया तो वो बोल रहा है कि दवाई की कीमत $4000 है। अब ये सारे रिश्तेदारों में इधर उधर जाके $2000 तो इकट्ठे कर लेता है, लेकिन बाकी $2000 ये इकट्ठे नहीं कर पाता। तो अब ये क्या करे, क्योंकि सिर्फ एक इकलौते वही डॉक्टर है जो कि इसको दवाई दे सकते हैं। ये उनके साथ उन्हें बहुत भी मांगता है कि अभी मेरे पास 2000 हो गए, बाकी जब मैं कमा लूंगा तो मैं आपको दे दूंगा, $4000 में मैं आपको बाद में पूरे कर दूंगा, लेकिन अभी आप मुझे दवाई दे दो। लेकिन वो पर्सन उसे दवाई नहीं देता। तो अब ये बहुत बड़ा डिलेमा आ गया, बहुत बड़ी दुविधा आ गई। तो अब जो है कोलबर्ग क्वेश्चन पूछते हैं 10 से 16 साल के लड़कों से, सिर्फ मेल से पूछते हैं, कोई फीमेल नहीं है, सिर्फ बच्चों से पूछा जा रहा है जो कि मेल्स हैं। और वो 3 क्वेश्चन पूछते हैं इस डिलेमा के अकॉर्डिंग। इस दुविधा में 3 क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो, कि हाइंस को जो वो दवाई है उसको नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि अगर वो चुराएगा तो इसका मतलब उसने गुनाह किया, ये ब्रेकिंग ऑफ लॉ हो जाएगा, ये तो लॉ के खिलाफ है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा वो क्या बोलते हैं कि जो हाइंस है उसे वो चोरी कर लेनी चाहिए दवा, और फिर बाद में जेल की हवा भी खा लेनी चाहिए। मतलब उसने रूल तोड़ा है चोरी करके, तो वो अपनी वाइफ को भी बचा लेगा और बाद में फिर वो जेल जाके सजा भी काटा है। या फिर तीसरा उन्होंने ये क्वेश्चन किया बच्चों से कि क्या हाइंस को ड्रग भी चुरा लेनी चाहिए, अपनी वाइफ को भी बचा ले वो, और उसे फिर जेल भी ना जाना पड़े, क्योंकि उसके साथ फिर बहुत गलत होगा कि उसने तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए ये सब किया और अब उस बेचारे को फिर जेल भी हो गई। तो अब ये 3 डिलेमास दिए। इन तीनों के बिहाफ पे अब बच्चों के जो जो आंसर्स रहे, तो उन आंसर्स के बिहाफ पे जो आपके कोलबर्ग है उन्होंने क्या किया, 3 लेवल्स में चीजों को बांट दिया और उन हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस दे दी। यानी कि आपको टोटल कितने लेवल्स दिए, 3 लेवल्स दिए, और ये आपको 6 स्टेज दे दी जो कि बांट दी गई इन लेवल्स में। लेवल आपके 3 किस उसमें बांटे हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 आपके लेवल्स हैं एंड आपकी स्टेजेस ऐसे बांट दी गई है। प्री कन्वेंशनल में क्या उन्होंने दिया, फर्स्ट स्टेज आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की। इसमें बच्चा रूल ओरिएंटेशन के साथ चलता है, यानी कि वो ये मानता है कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी, यानी कि तुम्हें फिर उस चीज का सामना करना पड़ेगा कि अगर तुमने गलत किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। मान लो कि ना आपके घर पे आपका बड़ा भाई बहन है, उसने कोई गलती किया है तो आपके फादर ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया, तो अब जो छोटा भाई है उसको ये चीज हमेशा याद रहेगी कि ये चीज गलत है, अगर मैं भी ये चीज करता हूं तो मुझे ये पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी, मुझे ओबीडियंट रहना है, मुझे अच्छा बन के रहना है, मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना।
तो ये आ गई स्टेज 1। अब जो स्टेज 2 है ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, यानी कि इसमें जो बच्चा है सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। इसमें मतलब टिट फॉर टैट वाली बात आ गई। मान लीजिए आपके पेरेंट ने बोला है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अब अच्छे मार्क्स के बदले अपने पेरेंट को क्या बोल रहे हो कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो आपको मुझे गिटार दिलाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अब पेरेंट्स की भी इच्छा पूरी कर रहे हो, साथ में अपना भी इंटरेस्ट गेन अप कर रहे हो, अपना भी रिवॉर्ड ले रहे हो कि ठीक है मैं ये काम कर तो लूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, लेकिन बदले में अब तुमको मुझे गिटार देना पड़ेगा। यानी कि टिट फॉर टैट, अगर तुम्हें मुझसे चाहते हो कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं तो मुझे गिटार दिलाओगे। सो ये हो गई स्टेज 2, जहां पे कि बच्चा सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में देखता है, यानी कि अगर तुम उसके साथ जैसा करोगे वैसे ही वो तुम्हारे साथ बिहेव करेगा। देन उन्होंने दिया है लेवल 2, यानी कि कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या है, इन्होंने स्टेज 3 दिया है जो कि इंटरपर्सनल बिहेवियर ड्रिवन बाय सोशल अप्रूवल। स्टेज 3 में क्या रहेगा, जो बच्चा है उसको ये दिक्कत रहेगी कि समाज उसके बारे में सोचता क्या है। मतलब यहाँ पे गुड बॉय एंड गुड गर्ल या फिर नाइस बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन वाली बात आ गई। मान लीजिए यहाँ पे जो बच्चा है अगर वो अच्छा काम करेगा तो हम कहेंगे कि ये एक अच्छा बच्चा है, गुड बॉय है, गुड गर्ल है। या फिर अगर वो कोई काम ठीक से नहीं करता तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत गलत कर रहा है, ये बैड बॉय है, ये इस जैसे नहीं बनना। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा है उसको समाज से फर्क पड़ेगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो क्या कोशिश करेगा, वो गुड गर्ल या फिर नाइस गर्ल या फिर गुड बॉय एंड नाइस बॉय वाली ओरिएंटेशन पे जाएगा कि समाज उसके बारे में अच्छा ही सोचे। अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो समाज उसके बारे में गलत सोचेगा। देन आती है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या है कि इसमें जो बच्चा है वो लॉ और ऑर्डर को फॉलो अप करेगा, मेंटेन करके चलेगा। इसमें जो बच्चा है वो मानेगा, जो हाइंस ने डिलेमा दिया था कि उसे चोरी भी अगर वो करता है तो उसे फिर जेल भी जाना चाहिए, और अगर वो चोरी नहीं करेगा तो अच्छी बात है क्योंकि वो फिर कोई लॉ ब्रेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्टेज 4 में बात आ जाती है कि हमें चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हमें रूल्स को फॉलो अप करना है। रूल्स आर रूल्स, रूल्स को नहीं तोड़ेंगे बिल्कुल भी। सो स्टेज 4 में क्या आया कि हमें मेंटेन करके रखना है सोशल ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हम कभी भी नहीं जाएंगे। देन आता है आपका लेवल 3। लेवल 3 के अंदर आपकी 2 स्टेजेस आती है, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। स्टेज 5 में क्या है कि इसमें जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यानी कि इंडिविजुअल राइट्स पे बात करते हैं कि हमें फॉलो अप भी करना है रूल्स को, लेकिन हमें यह भी देखना है कि साथ में जो एक पर्टिकुलर इंसान का एक इंडिविजुअल राइट है वो भी उसको वो राइट मिले। ऐसा नहीं हो कि उस पर्सन को अपना राइट नहीं मिला, उसके साथ गलत हुआ है और उसे जस्टिस भी नहीं मिल रहा। इसमें हम इंडिविजुअल राइट्स को फॉलो अप करेंगे। यानी कि इसमें जो डिलेमा है उसमें थर्ड में बात आ गई कि उसने चोरी कर ली तो उसके पास बहुत बड़ी दुविधा थी, तो अब उसका इंडिविजुअल राइट है कि उसके साथ जो वो ड्रग डीलर था वो भी तो गलती कर रहा था ना, कि वो उसको दवाई नहीं दे रहा था जब उसने उससे वादा किया है। तो यहाँ पे आया कि यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स के साथ गलत किया गया है, तो ये आ गई आपकी स्टेज 5। देन आता है स्टेज 6। इसमें आपके कुछ यूनिवर्सल एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें कि हमें मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस एक यूनिवर्सल एथिक है, मतलब हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल चीज है कि हमें ये चीज फॉलो अप करनी चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। या फिर आपने नेल्सन मंडेला के बात को देख लो, गांधी जी के बात को देख लो, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो उन्होंने कुछ हमें रूल्स दिए हैं, कुछ एथिक्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिन्हें कि हमें फॉलो अप करना चाहिए, जिन्हें कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही फॉलो अप करती है। सो वो आपके हो गए यूनिवर्सल एथिक्स। तो इस पूरे जो कोलबर्ग की थ्योरी है इसमें आपको ये 3 लेवल्स याद अप होने चाहिए और ये 6 स्टेजेस। तो लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल, जिसमें कि फर्स्ट आ जाता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। बच्चा डरेगा कि उसको पनिशमेंट मिल सकती है अगर वो रूल्स को तोड़ता है। दूसरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि उसे रिवॉर्ड म्यूचुअल एक्सचेंज देखेगा, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन सोचेगा, कोई काम करेगा ताकि उसे कोई रिवॉर्ड दिया जाए। लेवल 2 है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में गुड और बैड वाली स्टेज। थर्ड स्टेज होगी गुड और बैड ओरिएंटेशन, बच्चे को फर्क पड़ेगा समाज उसके बारे में क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है। फोर्थ स्टेज बांट दी गई है लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलो, रूल्स आर रूल्स। इसको तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब किसी भी रीजन में रूल्स को तोड़ना ही नहीं है, क्योंकि रूल्स के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें लोग गलत समझेंगे, जो कि सही नहीं है। तुम्हें रूल्स के साथ ही चलना है। लेवल 3 आती है पोस्ट कन्वेंशन, जिसमें कि आपका आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स। किसी का भी इंडिविजुअल राइट हर्ट ना हो, सबको राइटली जस्टिस मिले, एक पर्सन के साथ भी अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। देन आता है 6, जिसमें कि आता है यूनिवर्सल एथिक्स, जो कि पूरी दुनिया एथिक्स और प्रिंसिपल्स को मानती है, हमें उन सबको मेंटेन अप करके रखना है। फॉर एग्जांपल ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ के रास्ते पे चलोगे तो कभी भी मार नहीं खाओगे। देन कुछ क्रिटिसिजम्स भी है कोलबर्ग की थ्योरी पे। वो क्रिटिसिजम्स क्या है कि ये वाली चीज जो इन्होंने डिलेमा दिया ये हर सभी कल्चर पे फॉलो अप नहीं होता, बिकॉज इन्होंने ये चीज बस यूएसए में फॉलो अप की थी। अगर इंडिया में देते तो इंडिया के लोगों को थोड़ा कल्चरल से जुड़ा हुआ मानते अपने कल्चर से, तो इंडिया के लोग थोड़ा शायद अलग तरीके से सोचते, तो इस वजह से ये हर किसी कल्चर में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बस यूएसए में फॉलो अप किया गया।
नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सिचुएशन इतनी अजीब दे दी गई कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन कभी भी देनी नहीं चाहिए इन रियल लाइफ। थर्ड है फिर बायस सैंपल्स किया इन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे इन्होंने सिर्फ बॉयज से पूछे, फीमेल से पूछे ही नहीं। फीमेल्स जनरली मानी जाती है कि वो बहुत सोच समझ के कोई भी काम को करती हैं, जो फीमेल्स हैं वो थोड़ी इमोशनल रहती हैं, सेंसिटिव होती हैं, तो वो चीजों को ज्यादा सोच समझ के करती है एज कंपेयर टू बॉयज। तो इसलिए यहाँ पे बायस सैंपल है ये कि सिर्फ बॉयज के साथ किया है। एंड ये चीज किसने बोली है? ये बोली है कैरल गिलियन ने कि जेंडर बायस्ड रहे हैं लॉरेंस कोलबर्ग, उन्होंने सिर्फ लड़कों से पूछा, लड़कियों से तो बात ही नहीं की। सो यहाँ पे हमारी थ्योरी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप स्टडिंग एंड वर्किंग हार्ड। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना एंड सभी नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जल्दी से फॉलो अप कर लो, फ्लैट वाइजली ऑफिशियल। सो बाय बाय।